नमस्कार मित्रों। हम पिछली कक्षा में कार्बनिक सॉरी जो आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लगभग उसके बारे में हम पूर्ण रूप से जो भी हैं पढ़ चुके थे। उसके जो गुण थे कि मृदा में क्या क्या इसका प्रभाव होता है। उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ी कि आपकी जो मृतिका होती है, मृतिका में 3 प्रकार की, जैसे आपकी केल्योनाइट थी, मोंटे मोइलोनाइट थी और आपकी हाइड्रस माइका थी। इसमें तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लिया था। अगर आपको याद है तो पिछली जैसे कक्षाओं में कि हमने जो आपकी मृदा कोलाइड्स थे, मृदा कोलाइड्स के 2 पार्ट थे। 2 पार्ट में पहला पार्ट था आपके कार्बनिक था और पहला पार्ट यहाँ एक कार्बनिक था और एक आपके अकार्बनिक था। तो अकार्बनिक के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बच रहा आपके कार्बनिक बच रहा है। कार्बनिक क्या था हमारा? ह्यूमस था। तो बिंदु क्या आएगा हमारा? बिंदु की बात करें तो इसमें आएगा आपका अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स। अकार्बनिक हो गया तो इसमें आएगा आपका कार्बनिक आएगा। दूसरा था ना ये, तो यहाँ पर आएगा आपका कार्बनिक मृदा कोलाइड्स कार्बनिक मृदा कोलाइड्स। इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि दोनों के बारे में क्या करेंगे हम अध्ययन तो करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी बात करते थे। एक बात तो मुख्य है कि इसमें क्या पाया जाता है, वो खनिज पदार्थ था, तो ये क्या था आपका कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इसके बारे में हम देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर बात करें इसकी, जिस देखिए पहले इसमें कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होगा वो क्या पाया जाता है आपका ह्यूमस पाया जाता है। क्या होता है आपका ह्यूमस पाया जाता है। तो ये ह्यूमस क्या होता है आपका, अगर हमें इसको देखते हैं तो आपका ये ह्यूमस क्या होता है, अगर आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ह्यूमस ही होता है। तो ह्यूमस से एक क्या होता है आपका काले रंग का, क्या होता है आपका काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। अब ये तो है कि कार्बन तो पाया जाता है, परंतु कैसा होता है काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। जिस मिट्टी में इसकी अगर मान लीजिए अधिकता होती है वो मिट्टी क्या होती है आपकी उपजाऊपन अधिक होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब मिट्टी का सैंपल लेते हैं तो मिट्टी जैसे आपका ये कोई आपका खेत है, क्या आपका खेत है, ठीक है। अब हमें इसका सैंपल लेना है कि खेत में हमें पोषक तत्व की जांच करनी है। तो पोषक तत्व की जांच करेंगे तो ये तो है नहीं कि इसमें इसकी जैसे मान लो यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, अब इसकी मिट्टी कहाँ से मिट्टी निकाले इसमें, तो जो भी मिट्टी का अध्ययन करता है, जो मिट्टी का जांच करने वाला आता है, वो क्या करेगा कि एक थोड़ी बहुत यहाँ से परत को हटाएगा, इस परत को क्या करेगा यहाँ से हटाएगा, उसके बाद में केवल इतनी ही परत लेगा और उसकी क्या करेगा जांच के लिए इसको उपयुक्त मानता है। तो इस इतनी ही परत में क्या होते हैं आपके ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ एक काले रंग का पदार्थ होता है, यानी काले रंग का। जिसे बात करते हैं कि कभी कभार घास फूस गल जाता है ना, हमारे किसी गांव की बात करें या जो भी आपके आसपास गांव जो भी है, ठीक है, तो गांव में घास फूस गल जाता है, उसके बाद में जो आपका गोबर का खाद होता है वो गल जाता है, तो काले रंग का क्या होता है पदार्थ बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। उसमें थोड़ी बहुत ही बात करें मिट्टी की मात्रा होती है और अधिक पोषक तत्व क्या होती है उसमें मात्रा होती है, तो वो होता है आपका काले रंग का क्या होता है पदार्थ होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ह्यूमस काले रंग का और अविच्छेदित होता है। क्या होता है, क्योंकि अविच्छेदित है, जब भी इसको मृदा में डालेंगे तो रासायनिक क्रिया बात करती है तो बैक्टीरिया की क्रिया होगी बाद में होती है। तो अविच्छेदित क्या होता है आपका कार्बनिक पदार्थ होता है और कैसा होता है ध्यान रखना काले रंग का होता है, ठीक है। इस काले रंग के कारण क्या होता है कि कुछ मिट्टी के लिए लाभदायक गुण प्रदर्शित करता है और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसी होती है आपकी, अगर वो क्रिस्टलीय थी तो ये कैसी होती है आपकी अक्रिस्टलीय। कैसी होती है आपकी अक्रिस्टलीय,
बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये हुमस ही इसमें पाया जाता है। इसमें जो काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है अविच्छेदित होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है अक्रिस्टलीन। अक्रिस्टलीन का मतलब होता है इसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। कार्बनिक मृदा की हम बात करें तो कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। ज्यामिति का मतलब है जिसमें आप समझना बना बस, ठीक है। इसकी बात करूँ, क्रिस्टल की बात करूँ, ठीक है। तो इसमें देखो आप यहाँ पर ये क्रमांक और यहाँ पर इस प्रकार कुछ बना, दोनों से बना देखते हो, ठीक है। बीच में ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया, ठीक है। और इसमें देखते हैं यहाँ पर ये आ गया, इसमें ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। अगर मैं जैसे मान लीजिए आपको कहूँ 1 2 3 4 5 और जो नीचे छठी पड़ता है, जो छठी लेयर आएगी उसमें किस प्रकार के गोले आएंगे हमें, तो आप कहेंगे कि सर लाल आएंगे। आपको मैं पूछूंगी 10वीं जो लेयर होगी उसमें किस प्रकार के गोले आएंगे, तो आप कहेंगे कि सर लाल आएंगे, जो भी लाल में काले भी आएंगे, ठीक है। तो ये तो मालूम कैसे पड़ा आपको, क्योंकि इसकी ज्यामिति कैसे निश्चित है। परंतु जो एक्रिस्टली होती है उसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इसमें कहीं पर लाल हो सकता है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कहीं पर लाल, कहीं पे काला, कोई निश्चित नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर लाल आ गया, फिर यहाँ पर लाल हो गया, उसके बाद में यहाँ पर लाल आ गया और यहाँ पर लाल, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये काला है, उसके बाद में ये काला आ गया, ये काला है, ये काला, ये काला, ये काला, ठीक है। तो इस प्रकार अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि अब इसमें 5वीं लेयर में ये बात करते हैं, 5वीं लेयर में ये कार्बन कौन सा है या यहाँ पे किस प्रकार का गोला है, तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यहाँ पर काला गोला आएगा या लाल गोला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ज्यामिति होती हैं जो वो क्या कहलाती है, आपकी अक्रिस्टलीय कहलाती है, अक्रिस्टलीय ज्यामितीय कहलाती है, ठीक है। जिसका आंतरिक बात करते हैं, जिसका कोई आकार ये बात करते हैं, आंतरिक जो रूप है ये क्रमानुसार नहीं होता है, वो आपकी अक्रिस्टलीय ज्यामिति कहलाती है। तो जो आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड्स होती है उसकी कैसी होती है, अक्रिस्टलीय प्रकृति होती है, ठीक है। इसकी जो लेयर पाई जाती है वो जरूरी नहीं है कि बीच में दूसरी लेयर भी हो सकती है, ये भी आ सकती है, इस प्रकार कोई भी आपका क्रम हो सकता है। उसके बाद में कि जो ये हुमस था, जो इसमें बात करें आगे अगला बिंदु को, इसमें अब कार्बनिक मृदा कोलाइड की अगर हम धनायन विनिमय क्षमता, क्या देखिए यहाँ पर धनायन विनिमय क्षमता, तो पहली बात है कि जो ह्यूमस होता है इस ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और जो आपकी मृदा कोलाइड्स हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अगर मैं क्या करूंगा इसमें, अगर ह्यूमस डालता हूँ, क्या करता हूँ इसमें ह्यूमस डालता हूँ, ठीक है। तो जब ह्यूमस डालते हैं उसमें क्या होगा कि इसमें ऋणायन की मात्रा यहाँ पर, क्योंकि ये भी ह्यूमस भी क्या है, ये भी ऋणात्मक है, ठीक है, उदी भी क्या आपका ऋणात्मक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश में क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। आई बात समझ में, ऋणावेश में क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ोतरी। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक मृदा कोलाइड्स होती हैं उसमें ऋणावेश की मात्रा अधिक होती है, या जो आपकी मृत्तिका कले थी, जो आपकी कले की बात करते हैं, सिलिकेट कले थी, इस सिलिकेट कले से क्या होता है, इसकी जो ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इतने बिंदु हो गए, हमारे बिंदु हो गए। हाँ, अब इसकी धनायन की बात करें इसमें देखेंगे तो इसका मतलब इसमें देख लो आपका एक बिंदु इसमें रहेगा, इसमें ऋणावेश मृत्तिका से
अधिक। बोल कोई दिक्कत? मृतिका से क्या होता है आपका अधिक पाया जाता है। धनायन विनिमय क्षमता की बात करें उसके बाद देखो आगे वाले बिंदु इसमें इसे जो कार्बनिक मृदा कोलाइड्स हैं इस कार्बनिक कोलाइड किस किस से मिलकर बनी होती है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तत्व की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से आपके कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। और कोई दिक्कत मिलकर बनती है। तो कहने का मतलब इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं परंतु ये तो इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखो एक बात तो फिक्स है कि इसमें कार्बन तो होगा, एक बात तो फिक्स है कि कार्बन होगा इसमें, उसके साथ में ऑक्सीजन भी होती है, इसमें क्या होती है सॉरी हाइड्रोजन भी होती है और उसके बाद क्या होती है इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है। और आगे देखो उसकी में कि इसका जो रासायनिक संगठन देखिए अगर कि किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं तो रासायनिक संगठन मुख्य रूप से आपकी जो अकार्बनिक कोलाइड उससे क्या होता है समान होता है। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इस धनायन की बात करें कि जो आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड है कार्बनिक मृदा कोलाइड में क्या होगा कि जो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है आपकी मिसेल के समान होती है। कैसी होती है मिसेल के समान होती है। ठीक है। अब मिसेल का मतलब है कि इसमें मिसेल में दो परतें पाई जाती है, दो परतें पाई जाती हैं। इसमें जो आंतरिक परत होती है उसमें क्या होते हैं ऋणावेश होते हैं। क्या पाए जाते हैं आंतरिक परत पे ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है। और बाहरी परत पे क्या होता है धनावेश पाया जाता है। आई बात समझ में? बाहरी परत पे धनावेश पाया जाता है कि जितने इसमें ऋणायन होते हैं उतने क्या होते हैं इसमें धनायन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड्स हैं वो एक मिसेल प्रकृति में होती हैं। मिसेल प्रकृति में दो परतें पाई जाती हैं। आंतरिक परत आपकी ऋणायन की होती है और बाहरी परत किसकी होती है आपकी धनायन की होती है। अब देखो उसके बाद में कि इसमें जितने ऋणायन होते हैं उतनी क्या होती है इसमें बाहर की ओर धनायन पाए जाते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स की बात करें कौन सी मृतिका पर या कौन सी मृदा कोलाइड्स पर धनायन की मात्रा अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड्स हैं कार्बनिक मृदा कोलाइड्स पे धनायन की मात्रा अधिक होगी क्योंकि इसमें बात करें तो यहाँ पे ऋणायन मृतिका से क्या होता है अधिक होगा। जितना ऋणायन होगा उतना ही क्या होता है बाहर की ओर धनायन पाया जाता है। ठीक है। और देखो अब यहाँ पे कौन कौन से धनायन होते हैं कि ये क्या करती हैं कि इसमें ऋणायन के कारण क्या होता है बाहर की ओर जैसे आपका हाइड्रोजन आयन है आपका कैल्शियम आयन है उसके बाद में यहाँ पर पोटेशियम आयन रहेगा आपका और यहाँ पर आपका मैग्नीशियम आयन है और उसके बाद देखिए आपका अमोनियम आयन है फिर आपका पोटेशियम आयन हो सकता है फिर आपका कैल्शियम आयन हो सकता है और फिर हम बात करें यहाँ पर आपका मैग्नीशियम आयन हो सकता है। इस प्रकार हम बात करें कि आपका हाइड्रोजन आयन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आंतरिक परत में ऋणावेश अधिक होने के कारण ये बाहरी धनावेश को मजबूती से बांधने का काम करती है। ठीक है। अगर मान लीजिए आप इन धनावेश को हटाना चाहते हैं तो आसानी से नहीं हटेंगे क्योंकि आंतरिक ऋणावेश अधिक मजबूती से क्या करता है इसको बांधने का काम करता है। देखो इधर अगर यहाँ पे मैं इसको संरचना बनाता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऋणायन है तो यहाँ पर भी आपका एक ऋणायन होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई 5 है कितने हैं यहाँ पे 5 ऋणायन है तो यहाँ पर भी तो 5 होगा तो यहाँ पर इन 5 की मजबूती क्या होगी अधिक होगी और एक की मजबूती क्या होगी कम होगी। सही बात है। तो यहाँ पे इसमें ऋणावेश की मात्रा अधिक होने के कारण ये धनावेश को क्या करती है आसानी से पकड़ने का काम करती है जिस चीज को हम आसानी से नहीं हटा सकते हैं धनावेश को आसानी से नहीं हटा सकते। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसकी जो मिसेल प्रकृति होती है मिसेल की बात करें तो इसमें भारी पड़ती धनावेश आंतरिक परत क्या होती है ऋणावेश की पाई जाती है। छोटा क्वेश्चन बन सकता है
कार्बनिक मृदा कोलाइड्स हैं, इसकी प्रकृति मिश्रित के समान होती है। तो मिश्रित की जो आंतरिक परत होती है वो किस प्रकार की, कौन सा आयन पाया जाता है, और बाहरी परत पे कौन सा आयन पाया जाता है। तो आंतरिक परत पे ऋणावेश पाया जाता है और बाहरी परत पे क्या होता है, धनावेश पाया जाता है। और देखो उसके बाद में मिश्रण हो जाएगी, ठीक है, और ये धनायन, हाँ उसके बाद देखो उसकी बात करें और इसकी कि धनायन विनिमय क्षमता, अगर ये कह रहा है कि जितने ऋणायन होंगे अंदर, जितने ऋणायन होंगे उतनी क्या पाई जाएंगे, आपकी बाहर की ओर धनायन पाई जाएंगे। आई बात समझ, जितने ऋणायन होंगे उतनी क्या होंगे, आपकी बाहर की ओर धनायन पाई जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर अंदर की ओर ऋणावेश है तो बाहर धनायनों की पाई जाने की संभावना अधिक होगी। आई बात समझ, कि जितने धनायन होंगे तो उतना ही क्या होगा, आदान प्रदान होने की संभावना अधिक होगी। फिर देखो इधर, ये आपकी कोई अंदर तो आपका माइनस है, क्या आपका माइनस है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ दो ही आयन है, जैसे आपका एक तो हाइड्रोजन आयन है और आपका एक पोटेशियम आयन है, और एक यहाँ पर आपका फिर हाइड्रोजन आयन है, फिर आपका पोटेशियम आयन है, फिर हाइड्रोजन आयन है, फिर आपका पोटेशियम आयन है। तो एक तो मैं बात करूं कि दो आयनों का आदान प्रदान, ठीक है, या बस इसमें दो ही संभावनाएं बन रही है। इसमें आपका हाइड्रोजन जा सकता है और दूसरा सोडियम आ सकता है, और इसमें आपका पोटेशियम जा सकता है, दूसरा सोडियम आ सकता है। परंतु मैं बात करूं इसमें कि देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम भी है, उसके बाद में आपका यहाँ पर कैल्शियम भी है, और उसके बाद में आपका, और यहाँ पर आपका बात करते हैं अमोनियम आयन भी है NH4, यहाँ पर आपका NH4 आयन भी है, और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और आपका यहाँ पर सोडियम आयन भी है। तो जितने आयन अधिक होंगे, जितने आयन इसकी बाहरी परत पर अधिक होंगे उतने ही आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान अधिक होगा। आयन विनिमय का मतलब होता है कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम क्या होगा, इस मैग्नीशियम के स्थान पे आएगा, मैग्नीशियम के स्थान पे, इसे क्या कहते हैं, आयन विनिमय। क्या कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। अगर मान लीजिए विनिमय क्या कहलाएगा, आपका विनिमय कहलाएगा यदि धनायन का विनिमय हो रहा है, धनायन का विनिमय हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका धनायन विनिमय क्षमता कहलाएगी, ठीक है। और अगर ऋणायन का हो कहलाएगा तो क्या कहलाएगी, आपकी ऋणायन विनिमय क्षमता कहलाएगी। तो यहाँ पे ऋणायन का तो आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि ऋणायन तो अंदर की ओर है, तो बाहरी परत पे क्या पाए जाते हैं, आपके धनायन पाए जाते हैं, उन्हीं का क्या होगा, यहाँ पर आदान प्रदान होगा। जितने धनायन पाए जाएंगे उतनी क्या होगा, इनका आदान प्रदान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी धनायन विनिमय क्षमता अकार्बनिक कोलाइड से क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अकार्बनिक कोलाइड की अगर हम देखिए तो कितनी होती है, 3 से कितनी होती है, 100 सेंटी, कितनी होती है, सेंटीमोल, 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 और आपका T प्लस किग्राम पर किग्रा पाई जाती है, किलोग्राम, ये बात करते हैं ग्राम पाई जाती है, ठीक है। ये किसकी होती है आपकी, ये तो आपकी अकार्बनिक कोलाइड की होती है, अकार्बनिक कोलाइड्स की पाई जाती है। और जबकि इसकी क्या होती है, क्योंकि अंदर की ओर ऋणावेश पाए जाने के कारण इस कार्बनिक कोलाइड की, कार्बनिक कोलाइड की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है लगभग 150 से कितनी होती है, 300 सेंटीमोल, 300 सेंटीमोल प्लस आपका 1 ग्राम पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है ये मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो पिछली क्लास में है शायद ये हमने नहीं बताया होगा, परंतु आपको याद रखना है क्योंकि जो तीनों मृदाएं होती हैं, तीनों मृदाओं की बात करते हैं तो सबसे अधिक तो पाई जाएगी आपकी जो मोंट है, मोंट की पाई जाती है लगभग 100 से लगभग 60 के आसपास पाई जाती है। और जो आपकी इलाइट, जो आपकी हाइड्रस माइका है उसकी पाई जाती है 60 से कितनी होती है, 40 के आसपास, और लगभग इसकी कितनी होती है, 3 से 15 आपकी क्या थी हमारी यहाँ पर। अगर पिछली क्लास में देखते हैं तो आपकी ये आपकी केल्विनाइट थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कार्बनिक कोलाइड, कार्बनिक मृदा कोलाइड की जो आपकी धनायन विनिमय क्षमता होती है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, CEC कहते हैं। क्या कहते हैं, CEC अधिक पाई जाती है।
क्योंकि आंतरिक परत में ऋणावेश अधिक होने के कारण बाहर की ओर अधिक धनावेश पाए जाने की संभावना होती है। इससे आयनों का आदान प्रदान अधिक होता है और इसे क्या कहते हैं, धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं, जो इसकी अधिक होती है। ठीक है, वो समस्या आ रही इसमें। अब इसकी एक बात मोस्ट है, एक बात इसकी और भी मोस्ट आती है, देखिए कौन सी कहलाती है कि जो इसकी प्रकृति है, इसे मृदा की प्रकृति, जो आपकी कार्बनिक मृदा कोलाइड है, कार्बनिक मृदा कोलाइड की प्रकृति पीएच मान पर आधारित है, पीएच मान पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखना, पीएच मान पर आधारित है। किस प्रकार देखें कि अगर मान लीजिए यहां पर आपका ये सिस्टम आपकी मृदा कोलाइड्स है, अगर मृदा कोलाइड्स का पीएच मान, अगर पीएच मान अगर क्षार अम्लीय है, क्या होगा आपका पीएच मान अम्लीय है, तो यहाँ पर तो इसकी सतह पर H+ पाए जाने की संभावना अधिक होगी। आया कुछ समझ में? H+ पाए जाने की संभावना अधिक होगी। H+ इसे आपकी मृदा कोलाइड से आसानी से मजबूती से बंधा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका एसिड मीडियम होता है या आपका जो अम्लीय माध्यम होता है उसमें आपकी H+ की सांद्रता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब अम्लीय मान होगा या अम्लीय माध्यम होगा उस समय यहाँ पर H+ की सांद्रता बढ़ जाएगी और H+ इसके आसपास इस प्रकार बंधे होंगे और H+ को तोड़ने के लिए या हटाने के लिए बात करते हैं। दूसरी बात है कि इस H+ को आसानी से दूसरे आयनों के द्वारा हम पृथक्करण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात करते हैं जब अम्लीय माध्यम होगा, जब आपका यहाँ पर अम्लीय माध्यम होगा तो हम इस H+ को इस सोडियम के द्वारा आसानी से अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अरे जब इस प्रकार कोई मजबूती से बंधा हुआ है, आपकी सतह पर कोई मजबूती से बंधा हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। जब अधिक बल की आवश्यकता, तो ये तो नहीं कि सभी में अधिक बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ या यूं कह सकते हैं कि पीएच मान जब अम्लीय होगा तो यहाँ पे H+ की सांद्रता बढ़ जाती है और H+ इस पे मजबूती से बंधे होते हैं और इनको हम दूसरे आयनों द्वारा आसानी से पृथक्करण नहीं कर सकते, ठीक है। कोई समस्या आती है इसमें? अगला देखो इसके बाद में आगे हम बात करें इसके बाद में, देखो एक बिंदु यहाँ पर नोट करते हैं कि अगर मान लीजिए क्षारीय माध्यम होता है तो क्षारीय माध्यम में क्या होगा, क्षारीय माध्यम में जो यहाँ पर ये आयन पाए जाएंगे आपके COOH और आपका ये आयन, तो इसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, टूट जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा आपका CO आपका -H+ इस प्रकार आयनीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब क्षारीय माध्यम होगा, जब क्षारीय माध्यम होगा तो जब ध्यान से, जब क्षारीय माध्यम होगा तो यहाँ पर आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाएगा उस कार्बनिक समूह का क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाता है। क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाता है। और कोई समस्या आपकी इसमें? ये इसके हम गुणों की बात कर रहे थे, क्या क्या पढ़ा, हम वापस बात करें, रिपीट करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें एक कार्बनिक पदार्थ जो हुमस होता है, काले रंग का और अविघटित क्या होता है आपका पदार्थ पाया जाता है। इसकी प्रकृति अविघटित होता है और कैसे होता है, जो आपकी अकार्बनिक मृदा कोलाइड होती है आपकी अक्रिस्टलीय प्रकार की होती है, कहने का इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है और इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक पाई जाती है क्योंकि इस पे ऋणावेश अधिक पाया जाता है और हुमस में भी क्या होता है, ऋणावेश पाया जाता है। मिलाने पे इसकी ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है जिससे इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक हो जाती है और कितनी हो जाती है, 150 से 300 सेंटीमोल पर किग्राम हो जाती है, ठीक है। उसकी यहाँ पर पर ग्राम हो जाती है। उसके बाद में हम देखो यहाँ पर इसका जो रासायनिक संगठन होता है आपकी जो आपके अकार्बनिक कोलाइड के समान होता है, इसमें मुख्य रूप से CHO पाए जाते हैं, CHO से मिलकर बनी होती हैं। इसकी जो मिसेल प्रकृति होती है, तो मिसेल प्रकृति में दो परतें पाई जाती है, आंतरिक पर ऋणायन होती है और बाहरी पर धनावेश
पाया जाता है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर कि इसका पीएच मान पे आधारित होती है। अगर पीएच मान अम्लीय होगा, अगर पीएच मान अम्लीय होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, और H प्लस आयन को हटाने के लिए अधिक या H प्लस को आसानी से विस्तार निकट नहीं कर सकते। और जब क्षारीय माध्यम होगा तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा या आयनीकरण हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें? समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये समस्या है। ठीक है, अब देखो हमें पीएच की सामान्य गुण पढ़ ली। अब पढ़ेंगे दोनों मृदाओं में अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोनों मृदाओं में अंतर की बात करेंगे कि ये अंतर क्या होते हैं। कौन कौन सी मृदा रहेगी आपकी? तो मृदा के बारे में यही है अंतर। देखो सोचिए, अब आपको अंतरों भी जाना है कि सर ये अंतर याद हो सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप कॉपी में नोट कीजिए भाई हाँ सर ये अंतर हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक तो इसमें कार्बन पाया जाता है, इसमें कार्बन। इस प्रकार आपको 10 से 5 से जो भी अंतर है आपकी कॉपी में लिखनी है, और जो भी अंतर है आगे हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो भी सर आपके जैसे इस पढ़ाई संबंधित समझते हो आप लिखिए। ठीक है।